और मेरे चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय DK में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे कूलाम के नियम, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है चार समान आवेश Q का मान चार समान आवेश प्रत्येक Q मान का A भुजा के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास कोई वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा A है। वर्ग हम जानते हैं, वर्ग की सभी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके चारों कोनों पर एक Q आवेश रखा है। यहाँ पर भी Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है और यहाँ Q है। किसी एक कोने के कारण उस पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये Q है, मान लेते हैं D पर हम किस चार्ज के कारण बल लगाएंगे। तो D पर A के कारण बल, इसकी डिस्टेंस आ गई। D पर C के कारण बल और D पर B के कारण बल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लगाकर A√2 ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे ही ये √2 ज्ञात होगी, तब हम इस पर बिंदु D पर लगने वाले A कोने के कारण बल निकालेंगे। तो FDA हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो Q और Q स्क्वायर, डिस्टेंस है A तो A², ये D आ जाएगा। इसी प्रकार से C के कारण लगने वाला बल तो 1/4πε0 Q/A²। परंतु जब D का B के कारण लगने वाला बल है तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। तो चूँकि हम जानते हैं A√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो बनेगा 2A², जो यहाँ पर लिख रखा है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो बिंदु D पर जो लगने वाला बल है, इस बल के ये कौन से घटक में स्थित है, हम इसका पता लगाएंगे। तो देखो, उपरोक्त D पर लगने वाले चारों बल के कारण लगने वाला बल तो FDB, क्योंकि ये इसकी जस्ट शीट में है, जस्ट शीट में है। FDA, इसके बीच में लगने वाला जो एंगल है वो 45 अंश का, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एक सेकेंड, ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का है, पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल है ये 45, ये 90 का है, तो इसका आधा जो है यहाँ तक वो 45 का हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 45 लगाएंगे और DCD के साथ भी cos 45 लगाएंगे। तो इन सब की वैल्यू लगाएंगे तो देखो, यहाँ पर भी 1/4πε0, यहाँ पर भी 1/4πε0, यहाँ पर भी 1/4πε0, वो सब कॉमन निकल के आ जाएगा। FDB के साथ में देखो Q²/2A² था, तो DB का Q²/2A² आ गया। FDA, A का Q/A² था, Q/A² था, तो Q/A² cos 45। और CD का भी Q/A² cos 45 Q/A², यहाँ भी Q²/A² कॉमन है, ये बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/2 और cos 45 की वैल्यू चूँकि हम जानते हैं, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पर हम 1/2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 1/√2 लगाएंगे। अब ये देखो, दोनों सेम सेम है, 1/√2 1/√2 2/√2 कट करेंगे तो √2 आ जाएगा, जो इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज लाया हूँ। इसमें कह रहा है 9 इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं ये प्रश्न इस तरह से आता है, 4 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में। चाहे ये वाला प्रश्न आ जाए चाहे ये वाला प्रश्न आ जाए, दोनों एक ही जैसे हैं। 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश Q, दोनों को मिलाने वाली रेखा को कहाँ रखा जाए कि निकाय
संतुलन में हो। तो निकाय को संतुलन में बनाने के लिए हमने ये डायग्राम ले रखा है। यहाँ पर 9Q है और यहाँ पर E है। इनके बीच में एक Q आवेश को रख दिया गया है और माना गया है कि ये निकाय संतुलन में है। जब निकाय संतुलन में है तो संतुलन की स्थिति होती है कि उस पर लगने वाला संपूर्ण बल का मान शून्य होगा। संतुलन की स्थिति यही है, या हम ये कह सकते हैं लगने वाला बल का मान F1 का मान F2 के बराबर होगा। ये दोनों स्थितियों में इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। जब हम इसकी बात करते हैं, लगने वाला बल पहले बल का मान दूसरे बल के मान के बराबर होता है, तो पहला इसका जब हम Q1 Q2 के बीच की वैल्यू को दूरी को लगाते हैं, F1 की वैल्यू है तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। इसकी वैल्यू देखो, ये जो दे रखी है 9E × Q, तो 9E × Q अपॉन बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है x²। ये देखो जब दे रखा है 1/4πε0 की जगह पे यहाँ पर k दे रखा है, तो इधर भी k मान रखा है। जब टोटल x है तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी r - x। बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r - x। तो देखो k से k कटा, q से q कटा और e से e भी कट गया। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे सामने ये सब तो कट जाएंगे। बचेगा हमारे सामने केवल 9/x² और ऊपर से इधर 4/r - x का होल स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 निकल के आ जाएगा। वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा। x² का x, 4 का 2, r - x² का r - x। जब हम तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 की गुणा r - x के साथ होगी और 2 की गुणा x के साथ होगी। तो 3r माइनस, ये आ जाएगा 3r - 2x बराबर 2x। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5x बराबर 3r और x का मान जो गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो x बराबर 3/5r। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम टॉपिक लेके आए हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की वैसी डेफिनेशन है, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। देखो कह रहा है किसी आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिसका मान, अगर हम बल का मान निकालेंगे तो F बराबर QE होगा और E बराबर F/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन है, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मगर वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा के अनुसार कुछ नियम भी हैं। यह आवेश अथवा एक आवेश या आवेशों के समूह को अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करता है। यानी कि यह एक आवेश होगा या आवेशों का एक बहुत सारा समूह होगा जो अपने चारों ओर क्षेत्र को निर्मित करता है। दूसरा पॉइंट ये है, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के निकट लाया जाता है तो एक आवेश दूसरे आवेश के कारण अन्योन्य क्रिया करता है,
जैसे मान लेते हैं एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, ये मान लेते हैं हॉट है और ये मान लेते हैं कोल्ड है। जब हम हॉट और कोल्ड को पास मिलाएंगे तो कोल्ड वाली वस्तु भी धीरे धीरे हॉट होने लगती है, यानी कि ये गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो ठंडी वस्तु भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? अन्योन्य क्रिया। तो अन्योन्य क्रिया का अनुभव करता है। यह अन्योन्य क्रिया उनके बीच कार्य करने वाले बल के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर नया टॉपिक है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल यदि F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। यहाँ माना गया है कि क्यू परीक्षण आवेश एक छोटा धन आवेश जिसका मान कोई विद्युत क्षेत्र जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः किसी विद्युत क्षेत्र में उसकी उपस्थिति से उस विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम छोटे से फॉर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं। ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। एफ का मात्रक, चूँकि एफ का मात्रक न्यूटन है और आवेश का मात्रक कूलाम है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होगा। जहाँ समीकरण 1 से हम बता सकते हैं ई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम, बल की विमा होती है mL/t-2 और आवेश की विमा AT, जिसकी वैल्यू निकल के आई है mL/t-3a-2। बहुत इंपॉर्टेंट विमाएँ हैं बच्चों, ध्यान से इनको नोट करते रहना है। चूँकि बल की विमा हम जानते हैं, बल की विमा क्या होती है? mL/t-2। ये बल की विमा है mL/t-2 और कूलाम यानी आवेश की विमा होती है AT, तो निकल के आएगी mL/t-3a-1। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक प्रस्तुत है। किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जब हम तीव्रता निकालते हैं तो हम देखते हैं हमने कोई एक निकाय मान रखा है। ये निकाय का जो मान है, मान लो कि विलगित निकाय इस क्यू आवेश रखा है, इसके चारों ओर परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर का तात्पर्य यह है कि किसी माध्यम की बात की गई है। यह आपेक्षिक वैद्युतशीलता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। चाहे तो आप इसके लिए एप्सिलॉन नॉट का उपयोग भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने एप्सिलॉन आर लिया है, तब कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को हम इसको हटा ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे तो चूँकि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट है, तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो जो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? डेरिवेशन आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो?
आप वीडियो में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप दोबारा देख के इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो से लगातार जुड़ते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कराएं, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।